नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के गठबंधन, इंडिया गठबंधन और एनडीए, बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन तीन प्रमुख दलों के अलावा भी कई छोटे मोटे दल उभरते नजर आ रहे हैं। समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ अशोक तिवारी जी, विशेष संवाददाता, न्यूज 24 जुड़े हैं। अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा नजर आ रही है, प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़ गए हैं। तो राजनीतिक दलों से हमेशा हम शुरुआत करते हैं, आज कोशिश करते हैं वरिष्ठ पत्रकारों से शुरू करें। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये जो नया दाव है, ये कहीं अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ नहीं दे। दलित वोट बैंक में सेधमारी की तैयारी में है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जितनी इस वक्त तमाम जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, जो गणित है वहां की, अखिलेश और मायावती को कितना बड़ा खतरा आप देख पा रहे हैं, प्रमोद गोस्वामी जी? मीना जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस ढंग से ये एक तीसरा मोर्चा बनाया है, उससे कहीं ना कहीं सभी दलों को थोड़ा बहुत नुकसान की एक संभावना मैं व्यक्त कर सकता हूं। हालांकि ये जो जितने भी छोटे दल 8-9 जुड़े हैं, उनका अपना कोई प्रभाव नहीं है या उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। वो खाली एक दल बने हुए हैं या उनका कोई मेंबर नहीं है, उनकी कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। लेकिन एक उन्होंने एक सूफा स्वामी जी ने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छेड़ दिया है। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की जो जातिगत राजनीति है, जिस ढंग से जातिगत खित्तों में या कबीलों में ये प्रदेश बटा हुआ है, उससे चूंकि विधानसभा चुनाव अगर आप देखें, उसकी अगर सूक्ष्मता से थोड़ा सा आकलन किया जाए तो 2-4-5 हजार से हार जीत का एक फैसला होता है। तो ऐसे में ये दल इस लिहाज से जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते कि ये बने रहें। हालांकि इन सभी दलों ने, जिनका मैं कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं मानता हूं, उन्होंने मुख्यमंत्री भी अपना तय कर दिया है। स्वामी प्रसाद जी को उन्होंने मुख्यमंत्री भी बना दिया है। तो वो अब बात अलग है कि उसके बाद प्रधानमंत्री भी बना दें। ये तो खैर मुंगेरी लाल जी के सपने हैं, उस सपने देखने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा इसमें मुझे कोई नहीं नजर आता। अभी तो ये चीज रखी है। हालांकि इसमें उन्होंने जो दलित समाज के जो चंद्रशेखर हैं, वो क्या भूमिका निभाएंगे, वो निश्चित रूप से अगर इसमें आएंगे तो वो मिलके मायावती को कहीं ना कहीं एक डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि दलित इस समय बिखराव की स्थिति में है वोट बैंक। वो कहीं ना कहीं उसको शिफ्ट करने की, और मौर्य भी कहीं ना कहीं उस समाज से के वोट बैंक पर अपना थोड़ा बहुत अधिकार रखते हैं या रखते आए हैं। तो वो तो मुझे लगता है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो वो उसका जो पीडीए है, उस पीडीए को इन्होंने झटका देने के लिए शायद सोची है कि शायद पीडीए को कहीं ना कहीं दे दें। लेकिन मतलब इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं लगता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जरूर मुझे लगता है कि वो जो उसका वोट बैंक, जो पिछड़ा दलित या जो जुड़ा हुआ वोट बैंक था अति पिछड़ा, उसको ये अगर थोड़ा थोड़ा भी डैमेज करेंगे या थोड़े थोड़े वोट बैंक भी अपने प्रत्याशी के उसमें ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये समीकरणों को थोड़ा सा बिगाड़ने या बनाने में जरूर भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते ये इंटैक्ट रहें। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, कितना चिंतित, जैसा प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि ये बहुत थोड़ा थोड़ा किसी का गणित बिगाड़ सकते हैं। हर सीट पर अगर कैंडिडेट्स का गणित बिगाड़ने के लिए, क्योंकि जब भी विधानसभा के चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, तो कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे दल एकजुट होते हैं। संख्या उन लोगों की ज्यादा होती है, दल कहना उचित नहीं है। तो कुछ लोग जो अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, वो विधानसभा चुनावों से पहले ऐसी बिसात बिछाते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स एक जबरदस्त क्रिएट कर सके। कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स इसमें आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, जितने
प्रमुख दल, खास करके प्रमुख दल के रूप में देखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही है। कांग्रेस खुद अस्तित्व की जंग में है। कांग्रेस जिस तरह से इस वक्त वहां ग्राउंड पर काम कर रही है, अगर ऐसे छोटे छोटे दल, छोटे छोटे राजनेता थोड़ा थोड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो आप कांग्रेस पार्टी के लिए इसे कितना चुनौती मानती हैं? नमस्कार मीना जी। देखिए, चुनाव के पहले ऐसे बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी जो लगेगा कि सियासत में कुछ ना कुछ हलचल पैदा कर सकती हैं। वैसे भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इतिहास आप देखेंगे, राजनीतिक करियर देखेंगे, तो पिछले कई वर्षों में वो समाचारों में जरूर रहते हैं। एन केन प्रकारेण उनके बारे में बात होती है। तो आजकल की राजनीति जिस तरह से खुद को सुर्खियों में रखने की है, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री दावेदार भी घोषित कर दिया है, तो देखने में, सुनने में 2-3 दिन की न्यूज में बहुत अच्छा जाएगा कि भाई इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, 9 दलों को शामिल कर लिया। तो देखने में, सुनने में तो ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, न्यूज भी खूब चलेगा सुर्खियों में कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ होगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह की खबरें ये 1-2 दिन ही मात्र रह के फिर खत्म हो जाती है। और बिगाड़ना, बनाना, सियासत में अगर हम कहें कि लोग सोचते भी अगर होंगे कि हम किसी को बिगाड़ेंगे या बनाएंगे, तो जनता, अब की जनता, जो इस समय की जनता है, वो किसी के दावों पे, किसी के सियासत पे अपने वोट को डाले, ये मैं कतई सही नहीं मानती हूँ। क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है मीना जी, वो लोगों तक पहुंच रही है। मैं भी गांव में जाके देखती हूँ, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन नेता या प्रधान या जो लोग देते थे, उसको लोग सच मान लेते थे। लेकिन आज क्रॉस चेक के लिए उनके पास मोबाइल उपस्थित है। वो कहीं ना कहीं देख लेते हैं कौन सी बात सही, कौन सी बात गलत, कौन उनके फेवर में हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो सियासत बिगाड़ सकते हैं, मैं इस पे बिल्कुल भी, हो सकता है कुछ दिन चर्चा में बने रहेंगे, और राजनीति में है तो चर्चा में बना रहना चाहिए। ये सियासत करने वालों की अपनी पहचान, अपनी स्ट्रेटजी होती है। वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, उनका बेटा भी है, उनकी बेटी भी है, उनकी बेटी भाजपा में है, उनके बेटे भी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं जीत पाए हैं। लेकिन हर व्यक्ति चाहेगा कि वो सियासत के उस पटल पे रहे जहां पे सुर्खियां बनी रहे। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की मीना जी, मैं कांग्रेस की बात पे आती हूँ। बिल्कुल, हम सुर्खियों में बने रहने की कोशिश नहीं करते हैं। हम जानते हैं जनाधार कम हुआ है, तो उस जनाधार को वापस लाने के लिए कौन कौन से काम करने हैं, कैसे जनता से कनेक्ट करना है, उसके लिए संगठन विस्तार से लेके हर वो कार्य हो रहा है जो जनता को हमसे कनेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, पहले हम जीत रहे थे, अब नहीं जीत रहे, सत्यता को स्वीकार करने के बाद कैसे जनता से फिर से कनेक्ट करना है, इसकी कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। हम गठबंधन में इस समय है, इंडिया गठबंधन है, हम अपना साथ में काम कर रहे हैं। चुनाव तक क्या होगा वो भी स्थितियां हो जाएंगी, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं है, ये मैं कतई नहीं मानती। क्योंकि जाहिर सी बात है, पोजीशन थी, अब नहीं है, उसकी तलाश में हम लगे हुए, सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और मीना जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन कांग्रेसी उस बात को समझ जाएंगे कि जनता से किस तरह कनेक्ट करके सही और गलत को उनके सामने रखना है, उस दिन ये बात अपने आप खत्म हो जाएगी कि कौन चुनाव की चर्चा में है, कौन नहीं है। क्योंकि जनता को मात्र यही चीज जानना है, सही और गलत क्या है। अशोक तिवारी जी, विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के नेता उभरते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य कोई ऐसा उभरता हुआ आज का नाम नहीं है। उन्होंने राजनीति में, जैसा डॉक्टर सुधा मिश्रा ने कहा कि उनकी बेटी बीजेपी में है, ये एक संकेत है। सवाल ये है कि ऐसे लोग जब भी उभरते हैं, कोई न कोई बैकिंग उनके पीछे होती भी है हमेशा, क्योंकि बड़े राजनीतिक दलों को ये सूट करता है, या ये उनकी रणनीति का हिस्सा होता है कि चुनाव से पहले कैसे, किसको, कहां, कितना बिखेरना है, तोड़ना है, क्या माना जाना चाहिए। ये दबाव की राजनीति किसके लिए, किसकी तरफ से, किसके हाथ का मोहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, या खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देखकर आगे बढ़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जो हाल फिलहाल का लोकसभा का चुनाव हुआ था, वो चुनाव हार गए थे, आपको ध्यान होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर पॉलिटिकल आप ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, तो जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में रहे, तब तक बहुत कद्दावर नेता के तौर पर पहचान उनकी उत्तर प्रदेश में रही है। पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, मायावती के भी बहुत खास रहे थे। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के वक्त जब मायावती से उनकी अनबन हुई थी और बसपा से वो निकाले गए थे, तो बीजेपी के साथ वो शामिल हुए थे। और उसके बाद योगी सरकार में जो पार्ट 1 यानी कि जो पहली सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बनी थी, उसमें उनको श्रम मंत्री बनाया गया था।
लेकिन उसके बाद जब दोबारा चुनाव होने लगे तो बीजेपी से उनकी खटपट हो गई, क्योंकि टिकट के बंटवारे को लेकर वो बहुत नाराज बताए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि कुछ सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लाना चाहते थे, उसमें बीजेपी से उनकी बातचीत नहीं बनी। तो उस वक्त उन्होंने बीजेपी से बगावत की थी और वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। आपको ध्यान होगा कि लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। उस दिन अखिलेश यादव की मौजूदगी में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल भी हुए थे। वो दिन और आज का दिन, यानी कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद जिस तरह का कद स्वामी प्रसाद मौर्य का है, कई बार मतलब नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। उनके तमाम सारे करीबी लोग ये कहते थे कि पार्टी में जाने के बाद जितनी सीनियरिटी स्वामी प्रसाद मौर्य की थी, उस तरह की तवज्जो उनको समाजवादी पार्टी में नहीं मिल रही थी, या बीजेपी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। उसके बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य की किसी दूसरे राजनीतिक दल में वापसी हो सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी उनकी बातचीत बताई जा रही थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ों के एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिदृश्य में जब 9 छोटे दलों को मिलाकर एक नया लोक मोर्चा गठित कर दिया और खुद अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया, तो ये यूपी में राजनीति के लिहाज से मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव अब चुनाव में देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल उस लोक मोर्चा में शामिल हुए हैं, उनका बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में नहीं है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनका कुछ कुछ इलाकों में कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव माना जाता रहा है। वो पिछले इसके पहले भी चुनावी गठबंधन में अलग अलग दलों में वो लोग रह चुके हैं। लेकिन ये जो लोक मोर्चा गठित हुआ है, इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ही सबसे बड़ा चेहरा है। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई इतना बड़ा चेहरा उस गठबंधन में नहीं है। हालांकि बीच में एक बहुत बड़ी खबर चर्चा में आई थी जब चंद्रशेखर रावण ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। जिस दिन इस लोक मोर्चा का गठन किया जा रहा था, उस वक्त ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चंद्रशेखर भी, उनके भीम आर्मी चंद्रशेखर जो है, वो शायद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन में आए। लेकिन वो उस गठबंधन में लोक मोर्चा के तहत शामिल नहीं हुए। मुझे लगता है शायद आने वाले दिनों में किसी दूसरे दल से गठबंधन की बातचीत किसी की भी हो सकती है। लेकिन यूपी की राजनीति में जहां पर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, बीजेपी है, बीजेपी नहीं उसको एनडीए कहना चाहिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उनके साथ सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उनके साथ निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद है। तो वो बीजेपी के साथ जो एनडीए का एक बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, जो कि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि हासिल की उसने, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग आधी सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये एक गठबंधन दो बड़े पॉलिटिकल प्लेयर उत्तर प्रदेश में है, उन दोनों के बीच की बात अगर बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक गतिविधि के तौर पर जानी जाती है, तो ऐसे में ये नया लोक मोर्चा कितना प्रभाव डाल पाएगा, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना राजनीति है तो कोई नया गठबंधन या कोई नया मोर्चा गठित होता है तो उसकी चर्चा जरूर होती है, लेकिन मुझे राजनीति के लिहाज से इसका बहुत ज्यादा प्रभाव फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े गठबंधन के साथ पहले से ही चुनावी मैदान है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, ये अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है जो इस तरह का सपना देख रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले कहा प्रमोद गोस्वामी जी कि हर राज्य में विधानसभा चुनाव से साल 2 साल पहले इस तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं, और उसके पीछे निहित हित होते हैं, निहित कारण होते हैं, निहित लोग होते हैं। हर ऐसे शख्स के पीछे एक ताकत भी होती है। अब क्योंकि ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने घाट घाट का पानी पिया है, उनको सबकी मतलब सबके कहीं ना कहीं प्लस माइनस भी पता है। ऐसे में वो कितना उन सब जो उनका इतिहास है अलग अलग दलों के साथ, उनको जानते समझते हुए अपनी जगह बनाने का जेन्युइन प्रयास करते नजर आएंगे आने वाले दिनों में, या सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा भर उनकी राजनीति जो आज शुरू इस रूप में, नए रूप में, ये जो नए मोर्चे के रूप में हो रही है, कोई भविष्य अभी नजर नहीं आ रहा है प्रमोद जी, जैसा आपने पहले कहा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ताकत कहां से मिलेगी? चंद्रशेखर अगर साथ आ जाते हैं तो वाकई में कोई बहुत बड़ा मैजिकल इससे फर्क आएगा? नहीं, चंद्रशेखर जी के आने से मैंने मीना जी पहले भी कहा कि चंद्रशेखर जी अगर इसमें एक जो बातचीत हुई है, जैसा अभी अशोक जी ने कहा भी कि अंदर खित्ते पर अगर कोई बातचीत चल रही है और ये कोई समीकरण अगर बन रहे हैं, तो उसमें बसपा को तो नुकसान हो सकता है, या चूंकि दलित वोट बैंक जो है वो कोई कांग्रेस के पास थोड़ा बहुत, चूंकि उसके साथ जुड़ा रहा है, कहा जा सकता है सपा के साथ तो कर बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और बसपा का वोट बैंक है, उसको चंद्रशेखर डेंट कर सकते हैं।
दूसरी मीना जी, जो ये मौर्य जी ने अपना तीसरा मोर्चा खोला है या बनाया है, इसको मुझे लगता है कि फिलहाल अभी काफी समय है और उनके पास जो है वो कोई चूंकि वो बसपा से आए, भाजपा में आए, भाजपा से सपा में आए और कहीं कोई चीज बनती नहीं रही। उनको जो अशोक तिवारी जी ने एक बात कही, उस बात से किसी हद तक तो हम सहमत हैं कि पिछड़े वर्ग में या उसमें समाज में थोड़ा सा उनका रहा, एक प्रभाव रहा। लेकिन जब वो बसपा में थे तब उनका एक प्रभाव रहा, उसके बाद से कोई बहुत ज्यादा मतलब उनका जो समाज में जो उनकी पकड़ थी वो कहीं ना कहीं ढीली होती चली गई। मुझे लगता है कि ये जो एक अप्रासंगिक गठबंधन है, मैं इसको अप्रासंगिक इसलिए कह सकता हूँ कि जो भी गठबंधन उसके नेता ही का नाम सुना है, बाकी किसी का ना कोई संगठन है ना कुछ है, कोई लटू पत्रा कुछ है नहीं, वो लोग बनाए। तो ये मौर्य जी की एक रणनीति हो सकती है कि विधानसभा के चुनाव आते आते वो ये कोशिश करें कि हम अपने 9 दलों के साथ बार्गेनिंग पोजीशन हो सकती है, जैसा कि आपने इनडायरेक्टली एक हिंट देने की कोशिश भी की, जो उस बात से मैं सहमत हूं आपकी बात से। मुझे लगता है ये प्रेशर टैक्टिस का ही एक हिस्सा मात्र है फिलहाल। इसका कोई राजनीतिक फ्यूचर या राजनीतिक भविष्य या कोई ऐसी चीज मुझे नहीं आता कि ये कहीं 2, 4 से 8 सीटें जीत सकेंगे, वो भी संभव मुझे नहीं नजर आता है। हाँ, ये देखिए, वो वाली स्थिति, बिल्ली 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 खाएगी नहीं लुढ़का देगी, बस वो वाली स्थिति में थोड़ा बहुत ये हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर वो स्थिति थोड़ी बहुत भी होती है तब भी बहुत अच्छी बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएंगे प्रमोद जी, गोस्वामी जी। दरअसल मैं उस शब्द से बच रही थी, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं क्योंकि आपने बोला है तो मैं फिर अब आपके उसमें हम कोशिश करते हैं न्यूज़ 24 पर, और खास करके मेरी ठीक व्यक्तिगत है। भी ये रहती है कि हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको ठीक से पूरा करें, और हर ये राजनेता और राजनीतिक दल का ये अधिकार है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो बार्गेनिंग करते हैं या ऐसे लोग जो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स के लिए, क्योंकि जिसकी विचारधारा है या जिसको समाज की सेवा करनी है वो एक रास्ते पर चलता है और उस रास्ते पर आगे बढ़ता है। यहाँ पर रास्ता बार बार जहां बदला जा रहा है। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी में रहे जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, आप जानते हैं उनकी ताकत के जी बारे में। कितनी ताकत लगा सकते हैं वो जिससे कि आपको भी नुकसान और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने का सपना उन्होंने देखिए तय किया है। देखिए मीना जी, मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिसकी बात आप कर रही हैं, या इस तरह की जो भी नेतागण हैं, अगर वो किसी संगठन से, जब तक किसी मजबूत संगठन से नहीं जुड़े हैं, आप पेड़ की डाल को अगर काट के अलग कर देंगे तो उस डाल का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये मौर्य जी जब संगठन में थे, हमारे पार्टी में थे, हमारी पार्टी ने इनको जितना सम्मान ये डिजर्व करते थे उससे ज्यादा सम्मान देने का काम किया। राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और इनको एमएलसी बनाया गया, और हर तरह से जहां जहां इनको सहयोग की जरूरत थी हमारी पार्टी ने मजबूती से इनका सहयोग किया। लेकिन हमेशा हम लोगों को कुछ ऐसे धर्म संकट में ही इन्होंने डालने का काम किया, तो पार्टी में रहते हुए हम लोगों को इनके बारे में जवाब देने से भी बड़ी समस्या होती थी। तमाम ऐसी विवादित बातें बोल देते थे जो कि हमारे शीर्ष नेतृत्व तो पार्टी का कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह की बातें वो बोलें। तमाम मीडिया के लोग कहते थे कि ये इशारे पे बोला जा रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी अफवाह है। कोई इशारा नहीं था, वो अपने मन से बोलते थे। हम हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनको गाहे बगाहे इस सब चीजों से बचने की भी सलाह दिया जाता था राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि आज उनकी प्रासंगिकता जो है, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे है कि वो किसी को बार्गेन कर सकें, क्योंकि जब आप किसी संगठन से जुड़ते हैं तो उस संगठन की विचारधारा भी आपसे जुड़ जाती है और उस संगठन भी आपसे जुड़ता है। ये सारी चीजें मिलाकर के आपके कद को, आपके चेहरे को बड़ा स्वरूप देती हैं। लेकिन इंडिविजुअल अगर आप खड़े हो जाते हैं मार्केट में ऐसे, तो फिर वो सारी चीजें आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाती। फिर इंडिविजुअल आप के पास वो क्षमता नहीं रह जाती है जिस क्षमता के साथ आप किसी संगठन से जुड़कर जो क्षमता आपकी रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे वो जाएंगे कि किसी को बार्गेन कर सकें। हाँ, अगर पीडीए का जो हमारा आंदोलन है, पीडीए के आंदोलन को मजबूत करने के लिए
अगर कोई भी नेता इस तरह का, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी नेता हो, अगर हमारे पार्टी के साथ अगर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कि उसकी प्रासंगिकता बने, लेकिन इंडिविजुअल इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि कोई कारनामा या कोई बड़ा काम इनके माध्यम से हो सकता है। जी मीना जी। तो बहुत ज्यादा उम्मीद इस वक्त किसी को भी नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस मुख्यमंत्री बनने के सपने या नए मोर्चे, तीसरे मोर्चे के गठन से। लेकिन उसके बाद भी ऐसे प्रयासों को प्रमोद गोस्वामी जी, ऐसे प्रयासों को हमेशा कहीं ना कहीं एक बैकिंग भी होती है, एक पीछे से ताकत भी मिलती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अपने इस, चाहे वो प्रासंगिकता को लेकर, चाहे वो अपनी रेलेवेंस बनाए रखने को लेकर, अपने आप को जिंदा रखने को लेकर, अपने आप को बनाए रखने को लेकर भी ये प्रयास कर रहे हैं, तब भी एक ऐसा समय भी आएगा इनके इस प्रयास में, जैसे जैसे ये मुखर होंगे, जैसे जैसे ये लोगों के बीच जाएंगे, कि जो दोनों प्रमुख घटक दल हैं, जो दोनों प्रमुख गठबंधन है, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इनके साथ बार्गेन की स्थिति में अगर ये किसी भी सूरत में आते हैं तो उसकी पहली कंडीशन चंद्रशेखर जी का इनके साथ आना, जैसा आपने कहा कि चंद्रशेखर अगर साथ आ जाते हैं। लेकिन एक बात तय है प्रमोद जी इसमें, कि दलित जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में और शायद देश में सबसे ज्यादा बिखरा हुआ, मतलब कितना उसको बांटोगे, कितने टुकड़ों में बंटेगा दलित, उत्तर प्रदेश में कितनी जगह आप दलित को बिखरा हुआ इस वक्त देख पा रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य कितना दलित का नेता या दलित को अपने साथ लेने के प्रयास में कामयाब होंगे? नहीं मीना जी, देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दलित समाज जो है वो उसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। वो रेलगाड़ी के डिब्बे तो हैं लेकिन इंजन के रूप में कोई इस समय नहीं है। काशीराम जी एक निकले थे और उन्होंने एक ये प्रयास किया था लोगों को बांधने का, जोड़ने का, उस ढंग का कोई नहीं नेता निकल पाया। और ना ही उसके बाद मायावती की भी सरकार रही, उसके बाद भी मतलब एक सुख तो हो सकता है कि दलितों को या दलित समाज को हमारे मिला कि वो कम से कम थाने में वहां जाके अपनी जो शिकायतें थी या उनके ऊपर जो उत्पीड़न थे या जो घटनाएं होती थी उसको बड़ा बेबाकी से, बड़ी दबंगियत से वो चले जाते थे थाने में, डरते नहीं थे। वरना दलित समाज थाने क्या, सिपाही थाने की चौखट पर जाने से डरता था। तो ये स्थिति, ये एक ताकत तो जरूर पैदा की कि दलितों में ये एक आया कि वो अपनी शिकायत को, अपने उत्पीड़न की बात रख सकते हैं। लेकिन उनके, अगर आप ये सोचें कि उनका कोई मायावती के 3-4 शासन काल में कोई उनका एक उत्थान हो गया हो, उनकी गरीबी, उनकी परेशानी, उनकी समस्याओं का, ऐसा मुझे लगता नहीं है। थोड़ा बहुत तो खैर आने पर कहीं महसूस तो करते हैं लेकिन मिला नहीं। स्थिति यही है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से दलित समाज बिखरा हुआ है। इसीलिए अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कट के निकल गया। जो मायावती के साथ 20% के लगभग था वो 7-8% पे आके सिमट गया। क्यों सिमट गया? अगर उसकी समस्याएं थी और उसकी समस्याओं का समाधान निराकरण हुआ तो दलित समाज क्यों वहां से हटा, 7% पे घटकर क्यों आ गया? तो कहीं ना कहीं इसके मतलब सीधा सीधा ये है। बाकी हालांकि कोई कुछ भी कहे कि हमने दलितों के लिए बहुत किया, लेकिन ये अगर किया तो ये दलित समाज फिर 7% पे क्यों घट के आ गया? इसको तो और बढ़ना चाहिए था। तो इससे ये प्रमाण है कि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। सवाल अस्तित्व इस समय मायावती जी के सामने, बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे बड़ा अपने अस्तित्व का है कि दलित समाज जो उनका वोट बैंक है उसको साधे रखने की बड़ी भारी चुनौती है, जो घट के 7% पे आ गया है। और इधर उनके लिए जहां वो चुनौती है कि दलित समाज को बांधे रखे, वहीं जो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो जो मायावती का कभी डर रहा था, जहां से वो चुनाव लड़ती रही है, जहां उनके लोग थे, वहां से वो सांसद हो गए और उन्होंने यूथ को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे रावण जो है, या ये भी आ जाएंगे, अगर मौर्य भी आ जाएंगे तो भी ये कहीं ना कहीं बसपा को ही नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि ये बात बसपा प्रवक्ता सही कह रहे थे कि पेड़ के साथ जोड़ने से तो ठीक है, टहनी अलग हो जाने से वो फिर सूख जाती है, तो वो बात बिल्कुल सही है।
कि उनका अपना, लेकिन मौर्य जी जो आपने एक तीसरी बात कही कि आखिर इनके नेपथ्य में क्या, ये गठबंधन का नेपथ्य क्या है, इसके पीछे क्या मुझे लगता है कि इसके पीछे अभी किसी राजनीतिक दल की कोई बैकग्राउंड या कहीं कोई चीज नहीं है। अभी मौर्य जी क्योंकि बहुत एम्बिशियस हैं, मौर्य जी बहुत बड़बोले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो अभी ये चाह रहे हैं कि 27 से पहले हम अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बना लें और कुछ टिकटें विकटें ले लेंगे और हम अपने इस सो कॉल्ड तीसरे मोर्चे को ले जाएंगे, जो बेहतर बार्गेनिंग जिससे कर पाएंगे, चाहे वो भाजपा से, चाहे वो इंडिया गठबंधन से, या वो एनडीए से। तो वो उनकी, मुझे लगता है कि उनकी सिर्फ ये है कि हम 27 के लिए एक माहौल बनाएं, हम अधिक से अधिक टिकट ले लें, ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग आ जाएं और इस गठबंधन के नाम पर हम अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा लें। इससे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आता। जी, खुद का चुनाव जो निकाल नहीं पाए, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे, तो महत्वाकांक्षा तो ऐसी ही होनी चाहिए। बात ये है, बात ये भी है डॉक्टर सुधा मिश्रा की, जब ये समय आएगा कि किसके साथ लिए जाए, तो कितना आंकते आप कांग्रेस पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को, जो अपना चुनाव नहीं निकाल पाए, या जिनके साथ जितने लोग हैं उनको, जैसा प्रमोद जी ने कहा कि उनको उनके नाम से ज्यादा, मतलब उनके नामों से भी उन नेताओं को पहचानना मुश्किल है, उनके दलों को तो छोड़ दीजिए। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में ये तीसरे मोर्चे की संभावना, पहले से ही दो मोर्चों में भी कितने मोर्चे हैं, आप और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, अभी कुछ स्पष्टता, और जितना दिल्ली चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव, कश्मीर चुनाव, बिहार चुनाव, जितना बिहार में होना है उन सब में हो चुका है, जिस रूप में आप लोगों का गठबंधन रहा है। तो डॉक्टर सुधा मिश्रा, क्या देखती हैं आप तस्वीर तीसरे मोर्चे की उत्तर प्रदेश की सियासत में? अगर आप दोनों, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, अगर ठीक से काम नहीं कर पाई, तो तीसरे मोर्चे की संभावना को आप लोग की जगह दे देंगे? मीना जी, समाज में मात्र जीत को ही सब कुछ मान लिया जाता हो, उस समाज के संक्रमण काल में जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत सी बातों का उत्तर देने के बाद भी उत्तर किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सबको लगता है जीता हुआ व्यक्ति या जो सरकार में व्यक्ति है वही सच बोल रहा है, वही सब कुछ सही कर रहा है, इसलिए जीत रहा है। क्योंकि आज जो राजनीति का पूरा आप देख रहे होंगे सिनेरियो, उसमें हम जीते हैं, हम जनता ने हमको जिताया है, तो वो इस तरह से बचने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति में हार और जीत दो ही चीजें होती। उसके बावजूद जो सबसे बड़ी बात है कि तथ्यों को जिस तरह से झुठलाकर, आप जानती हैं कल का हादसा अपने देश के लिए उससे बड़ा कोई हादसा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी गए, सब लोग मिलने गए, आपने एक चीज नोटिस की मीना जी, वहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फोटो आई है प्लेन के साथ, बहुत अच्छा है, प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए था, लेकिन जहां पे एंगल देखा जाए, जहां पे फोटोग्राफी के तरीके देखे जाए, जहां पे इन चीजों पे ध्यान दिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सत्यता है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी ही ना जाए, मात्र इस तरह नहीं, मैं पूरी बात कहूंगी, मैं बात कहने दीजिए। इसमें एक बात आपको करेक्शन करना चाहिए, मेरा मानना है, और ये मेरा बहुत जेन्युइनली मेरा सोचना है कि राजनीति में रहने वाले लोग, समाज में रहने वाले लोग, और जिन लोगों को राजनीति में दिलचस्पी है, अगर नरेंद्र मोदी विजय रूपाणी की पत्नी से मिल रहे हैं, अगर वो घटना स्थल पर जा रहे हैं, अगर वो अधिकारियों से मिल रहे हैं, मीना जी, एक बात मैं रोकूंगी, नहीं, पहले मैं समझ गई आपकी बात को, नहीं मैं सुनूं, मैं समझ गई। वही प्रधानमंत्री जी हैं जिनके लिए मणिपुर की जनता भी सेम होनी चाहिए, वही प्रधानमंत्री जी हैं जिसमें 27 लोग जब मारा गया तो सेम होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सेलेक्ट कैसे कर लेते हैं? प्रॉब्लम इस चीज की है, प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ की जनसंख्या में सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। मीना जी, प्रश्न इसलिए उठते हैं, अगर मेरे घर के मेरे पिताजी हैं, 5 भाई बहनों में से किसी एक के दर्द को दर्द समझे, बाकी 4 को इग्नोर करेंगे, तो मैं क्वेश्चन करूंगी, मेरा अधिकार है। और यही बात है, बात मेरे प्रधानमंत्री के जाने पे नहीं है, मिलने पे नहीं है, कैसे वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि मणिपुर की जनता को नहीं मिलना है, उन मरे हुए मृतकों के आत्मा लोगों से नहीं मिलना है, उन्हें मिलना किससे है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसलिए इस पे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सच बोलने वालों को तुरंत आप खड़ा कर देते हो क्वेश्चन में, कैसे पूछ लिया, पूछना चाहिए। नहीं पूछने से आप बताइए, हमारे देश जो लोग चले गए,
अब चाहे उस जलने वाले उसमें श्रीमद् भागवत गीता मिल जाए, चाहे कुछ मिल जाए। मैंने एक देखी वीडियो कि कोई दिखा रहा है कि उसमें श्रीमद् भागवत गीता जली नहीं। कुछ भी जला हो न जला हो, लेकिन कितने लोग जले हैं इसका उत्तर कौन देगा? दिक्कत इस देश की यही है कि इस देश में चीजों को अपने हिसाब से दिखाया जाता है। जब तक जनता यहाँ अवेयर नहीं होगी, हमें मूर्ख बनाया जाएगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, फोकस जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं होगी ना, तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहने वाले लोगों को नहीं मीना जी, अभी मीना जी मैं आ रही हूँ, मैं फोकस की बात कर रहे हो, आप मणिपुर चले गए, आप प्रधानमंत्री नहीं फोकस नहीं, मैं आपको इसलिए बता, प्लीज एंगल नहीं मीना जी, एक लाइन बोलूंगी मैं। फोकस यही है कि सच को सच कहने की जब तक हिम्मत लोगों में नहीं आएगी, प्रश्न नहीं पूछेंगे, इस देश में अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश को ऐसे ही मिक्सअप किया जाता रहेगा। दिक्कत इसी बात की है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर यहाँ रिलेवेंट है तो हादसे में खींची गई फोटो और दिखाया गया वो श्रीमद् भागवत गीता का किताब, ये भी रिलेवेंट है। मैं इसलिए जोड़ रही हूँ इन चीजों को क्योंकि देश की जनता उन चीजों को कोरिलेट नहीं करती है, और ये जो सत्ता के लोग हैं किसी प्रश्न का उत्तर देते नहीं है मीना जी, यही दिक्कत है। जब तक प्रश्न के उत्तर नहीं आएंगे, राजनीति ऐसी होती रहेगी। जी जी, अशोक तिवारी जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तरफ योगी और मोदी की बीजेपी है और उनके साथ जो भी अपना दल, अनुप्रिया पटेल और तमाम गठबंधन के सदस्य हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। इन दोनों के बीच में जो भी टसल समय समय पर देखी जाती रही है, चाहे वो उपचुनाव में रही हो, चाहे वो बाकी राज्यों के चुनाव में, दोनों की रणनीति, दिल्ली ने बहुत बड़ा हर्जाना राजनीतिक दलों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, अगर राजनीतिक नफा नुकसान की बात की जाए तो निश्चित रूप से इनकी रणनीति का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में तालमेल में कहीं कोई इधर उधर होता है तो तीसरे मोर्चे की संभावना आज कितनी बढ़ जाती है, कितनी देखते हैं आप? देखिए, दरअसल जो पहला सवाल आपका है कि यूपी में क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा, अगर बीजेपी से दूरी बढ़ती है तो क्या होगा? नहीं, ये तो सवाल नहीं है, गठबंधन सवाल नहीं है मेरा सवाल है कि गठबंधन के चलाने का जो तरीका है उसका कहीं कोई प्लस फायदा यहाँ पर आप तीसरे मोर्चे के लोगों को मार्क्स के रूप में? देखिए, ये जो आप कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये बात समाजवादी पार्टी भी कहती है, ये बात कांग्रेस पार्टी भी कहती है। लेकिन इन जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता है, अभी आप इमरान मसूद का कल का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए चाहती है कि वो दरी बिछाएं लेकिन अपनी हिस्सेदारी ना मांगे। और जो समाजवादी पार्टी के सांसद है राजीव राय, उनकी तरफ से कहा गया था कि ये बीजेपी के एक टूल की तरह काम कर रहे हैं। तो ये दोनों दलों के नेताओं के बीच में इस तरह की बयानबाजी देखी जाती है। एक बयान आपको और याद दिलाता हूँ, इन्हीं इमरान मसूद ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है, इस बार वो 17 वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा कि साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आ गई और वहां पर हमने संतोष कर लिया। इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कर रही है अलग से, हम ज्यादा सीटों और बातचीत होगी, गठबंधन का फैसला ऊपर का नेतृत्व तय करेगा। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन के दल है उनके बीच में देखी जाती है। रही बात दूसरी जो आपने कही कि तीसरे मोर्चे का विकल्प क्या हो सकता है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में ये कोई पहला तीसरा मोर्चा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि बाबू कल्याण सिंह जी ने भी उत्तर प्रदेश में बगावत करके एक नई पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। काफी समय तक वो पार्टी संगठन के लिहाज से एक्टिव रही, लेकिन बाद में उस पार्टी का एक तरह से पतन हो गया क्योंकि वो पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा आपको ध्यान होगा शिवपाल सिंह यादव जी ने भी समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, उसमें भी बहुत सारे नेता शामिल हुए थे, लेकिन उस पार्टी का भविष्य नहीं दिखाई पड़ा। बाद में कुछ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और ये कहा गया कि जो विवाद था वो खत्म हो चुका है। तो इसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक और गठबंधन बना था, आपको ध्यान होगा, अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में एक नया मोर्चा गठित किया था कि ये नया मोर्चा चुनावी मैदान में उतरेगा। और जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन में पीडीए की बात कही जा रही थी तो इन लोगों ने पीडीएम का एक नया नारा दिया था, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कहता था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और ये कहते थे पिछड़ा दलित मुसलमान। तो इस तरह के प्रयोग राजनीति में
यूपी के लिहाज से अन्य राज्यों में भी देखे गए हैं कि अपने अपने राजनीतिक भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस तरह का नया मोर्चा, नया संगठन, नया विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने की रणनीति देखी जाती है। लेकिन यूपी जैसा खांटी सियासी राज्य जहाँ पे सियासत का जो तरीका है वही अलग है, जहाँ पर सियासत का भागीदारी करने वाले राजनीतिक दलों का भी तरीका अलग है, वहां पर इस मोर्चे का अभी फिलहाल मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में जो कोई जगह उसकी दिखाई नहीं पड़ रही है। सिर्फ और सिर्फ एक बात जो कि अभी प्रमोद जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि एक गठबंधन होगा तो ये कहा जाएगा कि मेरे पास 9 पॉलिटिकल पार्टीज है, तो हम किसके साथ बातचीत कर सकते हैं या क्या कुछ बातचीत कर सकते हैं चुनावी मैदान में जाने से पहले, ये एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि शायद भविष्य में जब गठबंधन की जो सीमाएं हैं वो बढ़ाई जाएंगी, जब गठबंधन में राजनीतिक दलों को शामिल करना शुरू किया जाएगा चुनाव आने से पहले, जब नए नए समीकरण बनते हैं तो उस वक्त ये किसके हिस्से में जाते हैं या किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन में जाते हैं ये भी तय करेगा। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने भी अपना एक दल बनाया जनसत्ता दल, उसके 2 विधायक हैं उत्तर प्रदेश, लेकिन वो किसी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन में नहीं जा पाए क्योंकि उनकी बातचीत नहीं हो पाई। तो इस तरह के बहुत सारे गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश में है जो ये चाहती है कि हम बड़े दलों के साथ गठबंधन करके आगे बढ़े। ओम प्रकाश राजभर को आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, सीटों की संख्या बढ़ी, बाद में वो बीजेपी के साथ आ गए, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने। तो ये राजनीति की जो संभावनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं होती है, ये इस लिहाज से फिलहाल देखा जाना चाहिए, लेकिन इसका बहुत बड़ा वजूद हो जाएगा यूपी की सियासत में, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल अशोक यादव जी, आप उनके व्यक्तित्व को और उनकी ताकत को और बेहतर ढंग से जानते हैं हमारे जितने पैनलिस्ट हैं उनमें, क्योंकि आप उनके साथ कहीं न कहीं रहे हैं। कितनी ताकत आप महसूस करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदगी कर पाएंगे आने वाले समय में? देखिए मीना जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो वही चीज है। मैं इसके पहले मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया कि जब संगठन से व्यक्ति जुड़ता है तो संगठन की ताकत के साथ उसका चेहरा होता है, तब उसका कद की जो मेजरमेंट होता है समाज के द्वारा, जनता के द्वारा। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब लोकसभा चुनाव 4 जून 2024 के पहले समाजवादी पार्टी के हम लोग प्रवक्ता जब टीवी पे आते थे तो वो रिस्पेक्ट उतना नहीं मिलता था। जब 4 जून 2024 के बाद जब परिणाम आया तब लोग कहने लगे कि भाई हिंदुस्तान की टॉप 3 पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो मिला जुला के हम लोगों का कद या किसी भी नेता का कद उसके पार्टी के जनाधार, उसके पार्टी की विचारधारा, उसके पार्टी की नीतियों से उसका कद बड़ा होता है या छोटा होता है। अब अगर एक व्यक्ति की बात किया जाए तो अगर उसके पास कोई संगठन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई थीम नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, तो ऑल ऑफ सडन ऐसे कैसे मतलब कोई नोटिस करेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे तमाम मोर्चा की बात हो रही है मीना जी, लेकिन एक मोर्चा जनता के अंदर भी बना हुआ है और वो मोर्चा है बाइपोलर मोर्चा, एक तरह से कह सकती हैं आप, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुछ वर्ग है जनता का, और दूसरा जनता का मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है, वो मोर्चा चाहता है कि उसके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे। तो जनता का मोर्चा अलग तैयार है। उस जनता के मोर्चा में ये छात्र हो, किसान हो, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, तमाम वर्ग है जो इस सरकार से उत्पीड़ित हैं, उस सरकार से दुखी हैं, उनको एक नया मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म हम लोग इंडिया गठबंधन के रूप में जनता के सामने लेकर के आए हैं। आपको इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है इस वक्त ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका बहुत महत्वाकांक्षा राजनीतिक रूप से है, अलग अलग दलों में अलग अलग घाट का पानी उन्होंने पिया है, मुख्यमंत्री बनने का सपना या मुख्यमंत्री बनने का दांव या मुख्यमंत्री बनने का तीर छोड़कर वो अपने दरअसल अस्तित्व की तलाश में है। इस वक्त अपने आप को कैसे प्रासंगिक सियासत में बनाए रखें, उत्तर प्रदेश में कहीं अपने वोट बैंक को कैसे बढ़ा सके, अपना चुनाव कैसे निकाल सके और आने वाले दिनों में कहाँ कितना थोड़ा दबाव बढ़ा सके। सिर्फ यहीं तक स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। देखना होगा स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में और कितनी अपनी सक्रियता बढ़ाते हैं और तीसरे मोर्चे को कितना मजबूत बनाते हैं। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।